नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से बातचीत, व्यापक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बनाने पर हुई चर्चा। एयर इंडिया की बोइंग से 220 और एयरबस से 250 विमान खरीदने की डील हुई पक्की। फिजी में शुरू हुआ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया उद्घाटन। सम्मेलन में हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही है चर्चा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू। 38 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में होंगे शामिल। कोरोना महामारी के पहले पैटर्न पर हो रही है परीक्षा। मुंबई और न्यूयॉर्क को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की गंभीर चेतावनी। दोनों शहरों को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से गंभीर खतरा बताया। महिला टी20 विश्व कप में भारत का मुकाबला आज वेस्टइंडीज से। पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर भारत के हौसले बुलंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक और इसे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को गहरा करने पर संतोष भी व्यक्त किया। अमेरिका में 10 लाख नौकरियां सृजित करने के लिए एयर इंडिया बोइंग डील के तहत एयर इंडिया 34 अरब डॉलर में 220 विमान खरीदेगी। इसमें 190 B737 मैक्स, 20 B787 और 10 B777 एक्स शामिल हैं। समझौते के तहत 70 और विमान खरीदने का विकल्प भी रखा गया है, जिससे कुल लेन देन का मूल्य 45.9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार करने और अवसरों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित भी किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल की पहली बैठक का स्वागत किया और अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। बातचीत में दोनों देशों के आम लोगों के आपसी संबंध को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया और दोनों नेता इससे सहमत भी हुए। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता के दौरान संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यू एयर इंडिया एयरबस साझेदारी के शुभारंभ में बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहरे संबंधों के साथ साथ भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सफलताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 147 हो गई है। भारतीय विमानन क्षेत्र को अगले 15 साल में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस निर्माण में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग 2 गुनी बढ़त। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक
विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध के हल निकालने में मदद की अपील भी की। We are working together for the success of India's G20 presidency in a difficult context with the Russian aggression against Ukraine, and India, under your leadership, clearly can be the one to mobilize the whole world and help us to address the tremendous issues we have in front of us. In this perspective, I want to thank you for co-organizing with us this new South-North partnership. A session will be held in Paris in June, the 22nd, 23rd, and clearly will contribute to your G20 presidency and is for us very important. अर्जेंटीना और मिस्र भारत से स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद में रुचि दिखाने वाले कई अन्य देशों में शामिल हो गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष सीबी अनंत कृष्णन ने मंगलवार को एरो इंडिया 2023 के अवसर पर कहा कि भारत तेजस विमानों की संभावित आपूर्ति के लिए अर्जेंटीना और मिस्र दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र को 20 विमानों की आवश्यकता है, जबकि अर्जेंटीना ने 15 लड़ाकू विमान की खरीद में रुचि दिखाई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस भी तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों में शामिल हैं। HAL द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो उच्च जोखिम वाले वायु वातावरण में संचालन करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जरूरतमंद देशों को उपदेश या पूर्व निर्धारित समाधान देने में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि बेहतर सैन्य शक्ति वाले देशों को दूसरों पर अपने समाधान थोपने का अधिकार नहीं है। एरो इंडिया में लगभग 30 देशों के समकक्षों और उप रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए खड़ा रहा है, जिसमें सभी संप्रभु राष्ट्रों के बीच सही होने की संभावना की मौलिक प्रवृत्ति को निष्पक्षता, सम्मान और समानता से प्रतिस्थापित किया जाता है। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नांदी, फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में फिजी के राष्ट्रपति रातू विलिमे मेवालिली कातोनिवेरे मौजूद रहे। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नांदी में 15 से 17 फरवरी तक भारत और फिजी की सरकारों द्वारा सह मेजबानी में किया जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर मंगलवार को नांदी पहुंचे, जहां फिजी के शिक्षा मंत्री असेरी राड्रोडो ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो दुनिया भर में के हिंदी उत्साही लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राड्रोडो को धन्यवाद भी दिया। इस बार के सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सम्मेलन स्थल पर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। साथियों, हिंदी एक ज्ञान परंपरा है जिसकी अभिव्यक्ति का वैश्विक प्रभाव हमें साफ दिख रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि यह एक अवसर भी है जब हम समकालीन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी के महत्व को और भी बढ़ावा देना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। CBSE द्वारा पूर्व में जारी डेट शीट 2023 के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तक आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएंगी। कोरोना महामारी के बाद अब CBSE पुराने पैटर्न पर परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें कुल 38,83,710 बच्चे शामिल हैं। 21,86,940 बच्चे हाई स्कूल
और 16,96,770 बच्चे इंटरमीडिएट के हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 एंटरप्रेन्योरशिप पेपर से शुरू होगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा पेंटिंग, गुरुंग, राय, तमांग, शेरपा, थाई लघु विषयों से शुरू होंगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार सीबीएसई परीक्षा 2023 का समय सुबह 10:30 बजे है। परीक्षा का समय 10:30 है। स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले निर्धारित किया गया है। सभी स्टूडेंट से अनुरोध किया गया है कि वो समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड साथ लेकर जरूर जाएं। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने साथ किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, किताब लेकर नहीं जा सकते। घर से निकलने से पहले एक बार सभी ज़रूरी सामान को चेक करने की बात भी कही गई है। और बात करते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों में हो रहे चुनाव की। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कल प्रचार का शोर थम गया था। राज्य की 60 सीटों पर मतदान 16 फरवरी को होने वाला है। राज्य में 259 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में शामिल हैं, जिनमें 20 महिलाएं हैं। 3000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 1100 संवेदनशील हैं और 28 अति संवेदनशील बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। मतदान को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा और अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का, जो त्रिपुरा में मौजूद हैं। अमरेंद्र, कल चुनाव प्रचार थम गया है। आज क्या शांति है चुनाव प्रचार की, जहां तक बात करें, क्योंकि कल मतदान होने वाला है? पृथ्वी में देखिए, लोकतंत्र के उत्सव में कल का दिन एक अहम दिन माना जा सकता है, जब राज्य में मतदान होना है। क्योंकि जिस तरह से पहली बार पूर्वोत्तर में ऐसा हुआ है कि बिना हिंसा के चुनाव का प्रचार हुआ और उतने ही कॉन्फिडेंट तरीके से राज्य के जो चुनाव आयोग है उसने पूरी तैयारियां कर ली है। पूर्वोत्तर की एक सबसे अच्छी बात पृथ्वी में यह है कि यहाँ का मत प्रतिशत हमेशा 85 के आसपास रहा है। पिछली बार अगर 2018 की बात करें तो 89% जो मतदान है वो रिकॉर्ड हुआ था। इसके लिए चुनाव आयोग जो यहाँ के हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गिट्टे कुमार दिनकर राव, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने 92% का इस बार मतदान का लक्ष्य रखा है, जिसे हमें हर हाल में पाना है। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं आपको बता दूं कि 60 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके हर पोलिंग स्टेशन पे एक सिविल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आर्म और पैरा मिलिट्री फोर्सेस नियुक्त किए गए हैं और इसके अलावा उन्होंने 3 नंबर जारी किए हैं। हर मतदान केंद्र का एक अलग नंबर है, जिस पे एक लैंडलाइन नंबर है, एक मोबाइल नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई हिंसा होती है, किसी तरह की कोई आपको धमकी देता है, रोकता है, आप अगर फोन नहीं कर सकते व्हाट्सएप करिए, जिस पर हमारी टीम तुरंत एक्शन लेगी। उन्होंने बाकायदा भारतीय अधिनियम की धारा 351 के 35A के तहत कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। उसमें 1 साल की सजा और जुर्माना या 3 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य में अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की पृथ्वी में, तो 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 28 लाख से ज्यादा जो है वोटर्स हैं यहाँ पे। उनके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। मतदान केंद्रों पे सीनियर सिटीजन्स के लिए बाकायदा व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभी तक 65,000 बैलेट वोट प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 8,500 दिव्यांग और विकलांग जो लोग हैं जो उनके लिए हुआ है और सीनियर सिटीजन जो 80% से ऊपर हैं उनके बैलेट पेपर्स आ चुके हैं। इसके अलावा 56,000, यानी यहाँ पर चुनाव जो होने वाला है उसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पारंपरिक बैलेट पेपर से भी यहाँ पर मतदान होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जानकारी देने का। आयकर विभाग द्वारा दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में चलाया जा रहा सर्वे ऑपरेशन आज भी जारी है। कल सुबह 11 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी। विभाग लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक और उसकी भारतीय शाखा के कारोबारी संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है। जांच बीबीसी सहायक कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मुद्दे से जुड़ी है। ये कार्रवाई मुंबई में भी आयकर विभाग के महानिदेशक द्वारा
बीबीसी के 3 परिसरों में शुरू की गई है। मुंबई में बीबीसी का कार्यालय सांताक्रूज में है। सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनियों के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। गुजरात विधानसभा सदस्यों के लिए आज से गांधीनगर में प्रबोधन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की ओर से गुजरात विधानसभा सचिवालय के समन्वय में किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रबोधन कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर 16 फरवरी को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली के मेयर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस मेले में देश भर से आदिवासी कारीगरों को मोटे अनाज से व्यंजन बनाने की विधि प्रदर्शित करने और मोटे अनाज संबंधी उत्पाद बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति निवास पर IIS अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान नड्डा आज मेघालय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। वो आज सुबह 10:55 पर स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंग में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे वो व्यापारी समुदाय से बातचीत करेंगे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों हेतु ITR भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के उपयोग वाले ITR 1 और ITR 4 पहले से सरल कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आज विधानसभा में पश्चिम बंगाल राज्य का बजट पेश करेंगी। बजट में लोक कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि बढ़ाए जाने की संभावना है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 14,209 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर जोड़ने या मौजूदा कर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों का दूसरा जत्था दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को पहुंचेगा। भारत में चीतों को बसाने की योजना के तहत इससे पहले फरवरी में नामीबिया से 8 चीते KNP में लाए गए थे। दिल्ली के मेहरौली में DDA की तरफ से हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने रोक लगा दी है। LG VK सक्सेना ने DDA को अगले निर्देश तक मेहरौली और लाधासराय में चल रहे विध्वंसक अभियान को रोकने का निर्देश जारी किया है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा सार्वजनिक निर्गम के रूप में पेश हरित बॉन्ड का निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है और इसने करीब 721 करोड़ रुपए का अभिदान जुटाया है। ये रकम इस निर्गम के 122 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा है। संगीत नाटक अकेडमी ने वर्ष 2019, 2020, 2021 के लिए कला के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी आज मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स रविंद्र भवन नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी इस समय उपस्थित रहेंगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न स्थित संसद के गेट के पास से पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
उसके पास से पुलिस ने विस्फोटक भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने संसद और संबंधित कार्यालयों को खाली करा लिया है। बर्न पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि संघीय सुरक्षा कर्मचारियों ने दोपहर में संसद भवन के दक्षिण प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति को देखा। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट और हथियार पिस्तौल दान भी पहना हुआ था और उसका व्यवहार संदिग्ध था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि समुद्र के स्तर में वृद्धि न केवल अपने आप में एक खतरा है, ये खतरे को बढ़ाने वाला है। गुटेरेस समुद्र के स्तर में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए निहितार्थ विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पिछले 3000 वर्षों में किसी भी पिछली शताब्दी की तुलना में साल 1900 के बाद से औसत वैश्विक समुद्र स्तर तेजी से बढ़ा है। गुटेरेस ने कहा कि WHO के अनुसार भले ही वैश्विक तापमान चमत्कारिक रूप से 1.5 डिग्री तक सीमित हो, फिर भी समुद्र के स्तर में काफी वृद्धि होगी। राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने घोषणा की है कि पिछले हफ्ते आए भूकंप के परिणाम स्वरूप तुर्की में 35,418 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति के मुताबिक पिछले 100 साल यानी कि देश की स्थापना के बाद से ये सबसे घातक आपदा है। एर्दोगन ने कहा कि उनके पास इस झटकों के आसपास के केंद्रित 6 फरवरी को आए भूकंप के परिणाम स्वरूप 1,05,505 लोग घायल भी हो गए हैं। सीरिया और तुर्की दोनों देशों के आंकड़ों को मिला लिया जाए तो कुल 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में भूकंप से हुई तबाही की मार झेल रहे प्रभावित तक राहत पहुंचाने के लिए 39 करोड़ 70 लाख डॉलर की मानवीय सहायता की अपील जारी की है। UN प्रमुख ने कहा कि करीब 50 लाख जरूरतमंदों के लिए राहत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने होंगे। उन्होंने कहा कि सभी रास्तों से राहत प्राप्त करनी होगी और इस सहायता धनराशि के लिए शुरुआती 3 महीनों की व्यवस्था की जाएगी। सीमा पार तुर्की में इस आपदा में जीवित बचे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए ऐसी ही एक अन्य अपील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। Today I'm announcing that the United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria, and this will cover a period of 3 months. We are in the final stages of a similar appeal for Turkey. न्यूजीलैंड में आए चक्रवात गैब्रियल के कारण अब तक 16 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत भी हो गई है। क्रिस हिपकिंस की सरकार ने पहले ही आपातकाल की घोषणा कर दी है, जो कि न्यूजीलैंड के इतिहास में केवल तीसरी बार है। चक्रवात के कारण आई बाढ़ के चलते देश की कुल आबादी का लगभग 1/3 लोग प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं। करीब 1.25 लाख लोग सड़क पर आ गए हैं। पेड़ों के गिरने से घर टूट गए हैं और भूस्खलन से कई घर बह गए हैं और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। इन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरी द्वीप के सुदूर उत्तर और पूर्वी तट पर तटीय समुदाय में तूफान का नुकसान सबसे अधिक व्यापक रहा है। Cyclone Gabrielle is the most significant weather event New Zealand has seen this century. The severity and the breadth of the damage that we are seeing has not been experienced in a generation. This morning we declared a national emergency for only the 3rd time in our history. और अब आर्थिक जगत के बड़े समाचार। दो 2022-23 में चावल, गेहूं और दालों के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीदों के कारण जून में समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष जुलाई-जून में भारत का खाद्यान्न उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। चालू फसल वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 2.5% बढ़कर रिकॉर्ड 323.55 मिलियन टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 11.2 करोड़ टन है। तिलहन का उत्पादन भी 2 मिलियन टन बढ़कर रिकॉर्ड 40 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसमें तिलहन का बम्पर उत्पादन घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देगा और
खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद भी करेगा। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल माध्यम से कर्ज देने वाली इकाइयों को पहले से पैनल में शामिल अपने उन एजेंट्स के बारे में खुलासा करने को कहा गया है जो कर्ज नहीं लौटाए जाने की स्थिति में कर्जदार से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कर्ज वसूली प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसके बारे में ग्राहकों को भी सूचना देने को कहा गया है। आरबीआई ने कुछ इकाइयों की तरफ से कर्ज के एवज में ज़रूरत से अधिक ब्याज वसूलने और गलत तरीके से कर्ज वसूली पर लगाम लगाने के मकसद से पिछले साल अगस्त में डिजिटल कर्ज को लेकर नियमों को सख्त किया था। नए नियम के तहत जो भी कर्ज वितरित होंगे और उसे लौटाने के लिए ज़रूरी है कि वो कर्जदार के बैंक खातों और विनियमित इकाइयों के बीच ही होंगे। इसमें कर्ज सेवा प्रदाताओं के पूल खाते की कोई भूमिका नहीं होगी। और अब खेल जगत से जुड़े बड़े समाचार। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपना दूसरा मैच खेलने वाला है। लीग स्टेज का ये मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे होगा। भारतीय महिला टीम ने विश्व कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। ऐसे में उसकी कोशिश लगातार दूसरी जीत हासिल करने की होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 15 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। 15 फरवरी साल 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा। ये पहली बार था जब किसी देश ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी हासिल की। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जिसमें PSLV C-37 रॉकेट ने कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट्स को तयशुदा ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस सफल प्रक्षेपण से भारत ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के 37 उपग्रहों के लॉन्च का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसरो की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो टीम को बधाई दी थी। 15 फरवरी साल 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में मौजूद ब्रिटिश नेतृत्व में लड़ रही मित्र राष्ट्रों की सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया था। जापानी फौज ने लगभग 60,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। जापानी सेना भारी मात्रा में गोले बारूद और हथियारों पर कब्जा करते हुए बर्मा के रास्ते मणिपुर तक आ गई थी। हालांकि ब्रिटिश फौज यहां पर जापानी सेना को रोकने में कामयाब रही।